नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। असल में दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर दामोदर यादव की धमकी के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों, इस पर विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद में आपको सीधे ले चलूंगा सीधी और सिंगरौली। सीधी की जहां पर बात करेंगे सिविल सर्जन डॉक्टर एस.बी. खरे के मुंह पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत दी है। उसके बाद सिंगरौली, जैसे मैंने कहा कि सिंगरौली के सांसद हैं, सीधी के सांसद हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज उन्होंने धरना दे दिया। था तो धरना, लेकिन उसे हम हवन के तौर पर देखें, बाधा निवारण हवन इसका नाम दिया गया। ऐसा क्यों कहा गया, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को सांसद खेल महोत्सव के जरिए राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन किसकी नजर लग गई, उस पर भी चर्चा होगी तथ्यों के साथ। लेकिन पहले बात पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वर आखिर बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं। हुआ यूं कि दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच विवाद हुआ, और विवाद इस कदर तक जा पहुंचा कि दामोदर यादव की ओर से उनकी सनातन हिंदू यात्रा का विरोध कर दिया गया। उसे रोकने की मांग कर दी गई। इसे रोकने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई और राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन भेज दिया गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वर अब बदल गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब विरोध किया गया, विरोध करने के बाद में फिर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका लगाने के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। यह कहा गया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर की लंबी सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका विरोध कर रहा है समाज। दामोदर यादव, उनका यह कहना है, जो दलित पिछड़ा समाज संगठन है, उनका यह कहना है कि यह यात्रा गैर संवैधानिक और सांप्रदायिकता फैलाने वाली यात्रा है, इसीलिए इस यात्रा को रोका जाए। क्योंकि जो देश का संविधान है, वो देश का संविधान भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं दे सकता है। तो फिर धीरेंद्र शास्त्री इस तरह की मांग कर ही क्यों रहे। आपको यह भी बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शुरू में जब दामोदर यादव का बयान आया, तो श्रीमान दामोदर यादव के बयान के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक कार्यक्रम में मंच से कहा कि एक शख्स है, उस शख्स ने यात्रा का विरोध किया है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा है उसका विरोध किया है। मैं इस शख्स को जानता नहीं हूं, लेकिन अगर उनका नंबर मेरे पास होता तो हम फोन पर ही उसकी ठटरी बना देते। चूंकि अब इस शख्स ने मुझे छेड़ दिया है, तो मैं इसे छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। पलटवार हुआ दामोदर यादव का। दामोदर यादव ने कहा है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखा दो, देखता हूं कि तुम कितने बड़े संत हो, कितने बड़े पंडित हो और कितने बड़े जादूगर हो, पुड़िया खोल कर दिखा दो। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे इलाके में, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, तमाम जगह, भोपाल में जाकर, दिल्ली में जाकर दामोदर यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो फिर अचानक से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वर बदल गए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा
कि हम उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते, हमें कुछ भी नहीं करना है, उनको जो करना है करे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। यानी कि छेड़ोगे तो अब हम छोड़ेंगे नहीं का जिक्र करने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वर बदल गए हैं और वो कहने लगे हैं कि हमें अब कुछ नहीं करना है। सुन लीजिए किसकी क्या बातें। बागेश्वर धाम के एक शास्त्री हैं धीरेंद्र शास्त्री, वो एक यात्रा पहले निकाल चुके थे और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसको उन्होंने नाम हिंदू एकता यात्रा का दिया है। सनातन एकता, हिंदू एकता, इस तरह का कुछ दिया है। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है, दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का, कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है और निश्चित रूप से धीरेंद्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पिछली 20 तारीख को, आज से लगभग 11 दिन पहले, महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, उनको मेल भी किया था और उनसे आग्रह किया था कि इस यात्रा को रोका जाए। उसके बाद उनको मेल किया, उसके बाद फिर 3 दिन 4 दिन पहले फिर से हमने रिमाइंडर किया। अगर राष्ट्रपति जी से कल तक परसों तक कोई उत्तर आ जाता है तो, क्योंकि अब ये नेशनल मीडिया भी दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति के यहाँ से कोई ना कोई एक्शन हो। अगर नहीं होता है तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। धीरेंद्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेंद्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है, आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है। इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। धीरेंद्र शास्त्री, आडंबरी धीरेंद्र शास्त्री, पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री, संविधान विरोधी धीरेंद्र शास्त्री, इस बात का जवाब दो। मुझे पता नहीं था कि तुम भूमाफिया भी हो, और अगर भूमाफिया नहीं हो तो जरा बताओ, डबरा में जिस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो, जो 100-125 एकड़ पे मंदिर बना है, वो जमीन कहां से आई? जिन श्रीमान ने वो मंदिर बनवाया उनसे भी पूछ रहा हूं, मेरे जिले के हैं, बताओ वो जमीन कहां से आई? शुगर मिल हुआ करता था, उस शुगर मिल के में किसानों का करोड़ों रुपया खाया है, और शुगर मिल को वो जमीन सरकार ने लीज पे दी थी। और अगर सरकार ने किसी जमीन को लीज पे दिया है तो क्या वो जमीन वो व्यक्ति जिसको लीज पे मिली है किसी दूसरे को दान में दे सकता है? कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं दे सकता है। तो कैसे 2 भाई हैं जो शुगर मिल के मालिक थे, एक भाई से दान पत्र लिखवा लिया गया और दूसरे भाई ने मुख्यमंत्री को शिकायत की है। जब रामो तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली, एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से बाहर थे। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। देखिए, हमें उनके बारे में किसी भी विषय का पता नहीं है। उन्होंने विरोध किया, हमने वो वीडियो देखा, हमें इससे कोई बुराई भी नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखने का अधिकार है। जो हिंदूवादी हैं, यदि हिंदू एकता चाहते हैं तो वो हमारा सहयोग करें, यदि हिंदू एकता नहीं चाहते हैं तो आप हमारा सहयोग ना भी करें तो कोई दिक्कत, हम उनको जवाब नहीं देंगे। इस देश का एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब देगा। ये हमारा दायित्व नहीं, हिंदुओं का दायित्व है, क्योंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी निजी कोई लड़ाई नहीं है। ना हमने किसी के बैल छोड़े, ना हमने किसी का कोई अपराध किया है, ना हम किसी को भला बुरा कहते, ना किसी मजहब को भला बुरा कहते, ना हम इस्लाम के विरोधी, ना ईसाइयों के विरोधी, हम सिर्फ, ना हम जातियां मिटाने की बात कह रहे हैं, ना हम कुछ। यदि उनको लगता है कि हम गलत हैं तो शायद वो कह रहे होंगे कि हम गलत हैं, लेकिन उसमें हम ये कहेंगे कि उनको जवाब हम नहीं देंगे। एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब दे। यदि हम गलत हैं तो हमारा विरोध करें, और यदि वो गलत हैं तो उनका विरोध। बाकी हम उनको यही कहेंगे, भैया आप हमारी विचारधारा को समझ लोगे तो शायद आप, हमारी लड़ाई है अधिकार की,
हमारी लड़ाई है हिंदुओं के एकता की। हम ये चाहते हैं कि जब 1947 में 1947 में देश आजाद हुआ है, इस बात पर आजाद हुआ कि एक विशेष मजहब के लोगों ने एक जमीन मांगी और उनको वो दी गई, लेकिन अर्ध रूप से बंटवारा हुआ, पूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। हम चाहते हैं इस देश में कि आप यदि आपने एक मजहब के मांग पर एक टुकड़ा दे दिया तो अब शेष बचे हुए भागों को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यहां पर बहुतायत मात्रा में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों ने क्या किया कि हिंदुओं को जातियों में विभाजन करके उनके ब्रेन को वॉश कर दिया। तो हमको ये लगता है कि विदेशी ताकतों की बड़ी साजिश है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे कोई बुराई नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनको अभी हम सुन रहे थे, उस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब एक विशेष समुदाय के लिए इस देश का एक टुकड़ा दे दिया गया, यानी कि वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का टुकड़ा दे दिया गया, तो फिर सारे मुसलमानों को वहाँ होना चाहिए और जो बहुत अल्पसंख्यकों को वहाँ होना चाहिए और जो बहुसंख्यक हैं यानी कि जो हिंदू हैं उनको यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक ऐसी नींव डाल दी कि इस देश में जाति व्यवस्था का बीज बो दिया जो देश को खोखला कर रहा है। मेरा ये मानना है, मेरी ये मांग है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, स्वागत है उनका, कोई भी कर सकते हैं। अगर दामोदर यादव इसका विरोध कर रहे हैं संविधान के मद्देनजर, संविधान का जिक्र करते हुए, उनकी भी बात का स्वागत है। लेकिन सबसे ज्यादा धर्मांतरण, सबसे ज्यादा लब जिहाद अगर कहीं पर होता है और सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था अगर कहीं पर है तो वो बुंदेलखंड में है, वो बुंदेलखंड के छतरपुर में है। मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मांग करूंगा कि सबसे पहले बुंदेलखंड और अपने गृह जिले छतरपुर की जाति व्यवस्था को खत्म करें, खत्म करके दिखाएं। अगर वो खत्म करके दिखाते हैं, अगर वो पूरे छतरपुर की बुंदेलखंड की जाति व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो हिंदू धर्म की यात्रा है, हिंदू धर्म का जो आंदोलन है, उसमें मैं स्वयं शामिल हो जाऊंगा। और अपने घर की जो मूल समस्या है, धर्मांतरण, लब जिहाद और जाति व्यवस्था, इसे ना खत्म करते हुए वो दिल्ली से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, तो क्या छतरपुर की व्यवस्था बदल जाएगी? छतरपुर की जो जाति व्यवस्था वो खत्म हो जाएगी, जहां पर दलितों का सबसे ज्यादा शोषण होता है। सबसे ज्यादा शोषण अगर कहीं पर होता है दलितों का और निचली जाति के लोगों का, वो बुंदेलखंड में होता है। यकीन मानिए आज भी जो सवर्ण लोगों के जो रहने वाले इलाके हैं, जो कॉलोनियां हैं, उनके घर हैं, उनके सामने से जूते पहनकर, चप्पल पहनकर दलित लोग जा नहीं सकते, उनकी बारातें नहीं निकल सकती हैं। चंद दिन पहले एक दलित की बारात निकली थी तो उसके ऊपर पत्थर फेंके गए थे, उसका विरोध किया गया था कि तुम यह बारात कैसे निकाल सकते हो, घोड़े पर बैठ के कैसे जा सकते हो। मेरा निवेदन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से है, वो तो जादूगर हैं, उनकी सीधे ईश्वर से बात होती है। अगर वो सबसे पहले छतरपुर, जो कि उनका गृह जिला है, बुंदेलखंड की जाति व्यवस्था को अगर वो खत्म कर दें, तो मैं उन्हें सलाम करूंगा, मैं उनके आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। वरना मैं मानूंगा कि वो एक राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, मैं मानूंगा कि सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहे हैं। और देश में अगर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है तो उन्हें इसका जवाब देना होगा, क्योंकि वो इस जवाब से पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। मैं उनका सम्मान करता हूं, हर देश के व्यक्ति को उनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वो एक संदेश देने की कोशिश करते हैं तो उस संदेश में भी बहुत कुछ छुपा होता है। और वो संदेश कहीं और से नहीं बल्कि उनके घर से, उनके गृह जिले से आता है कि सबसे पहले वो उस गृह जिले में चमत्कार करके दिखाएं, वहां की जाति व्यवस्था को खत्म करके दिखाएं, बुंदेलखंड की गरीबी को खत्म करें। वहां पर जिस तरीके से दलितों पर शोषण हो रहा है, अगर वो उसे खत्म करेंगे तो मैं उनको मानूंगा और उनकी इस आंदोलन और यात्रा में मैं स्वयं शामिल होऊंगा। और अगर वो नहीं कर पाते तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के एक और जिले की, जिसे सीधी कहते हैं। सीधी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया।
आज जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एस.वी. खरे के चेहरे पर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कालिख पोत दी है। यह घटना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक नर्सिंग होम के पास हुई। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने आरोप लगाया कि डॉक्टर एस.बी. खरे इस नर्सिंग होम से मरीज देखकर निकले थे। इसी दौरान कालिख पोती गई। डॉक्टर एस.बी. खरे पर आरोप है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में ड्यूटी टाइम में अपनी वो सेवाएं दे रहे थे, उधर सरकारी अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे थे। शिवसेना उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया और मीडिया के सामने वायरल कर दिया। घटना के बाद वे सीधे थाने पहुंचे, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। विवेक पांडे की माने तो उन्होंने पहले भी सिविल सर्जन के खिलाफ कलेक्ट्रेट में शिकायत पत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। विवेक पांडे के मुताबिक उन्होंने प्रशासन को सूचित किया था कि वे निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। उनका मकसद किसी को आहत करना नहीं बल्कि यह विरोध प्रदर्शन था। सुनिए। भगवान है, बता दूं कि मैंने विरोध किया सिविल सर्जन का, और विरोध के साथ ही ये मेरा विरोध ये कोई थमने का नाम नहीं लेगा। मेरा ये डेमो था। अगर रवैया ऐसा रहा तो मेरा रेगुलर ऐसे ही विरोध होगा। मैं थक चुका हूँ स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था। मैं आज थाने आया हूँ और करने के बाद इसीलिए बताने कि जब भी थाने की जरूरत पड़े मिस कॉल करिएगा, विवेक पांडे हाजिर हो जाएगा थाने में। मैं अपने से गिरफ्तारी देने आया था। अगर कंप्लेन आती किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, हम इन्हीं हाउ तैयार है, बैठे हैं, इसीलिए बताने आया था। थाना प्रभारी महोदय को मैंने दूरभाष के माध्यम से बता दिया है, अभी थाने मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ों के बाद किसी भी प्रकार से लड़ना हो या करना हो, हम जनता की व्यवस्था के लिए आर पार लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अत्याचार नहीं देखेंगे जो लगातार जिला हॉस्पिटल की स्थिति बनी हुई। 11 बज रहे थे, आपको पता है कि हॉस्पिटल में 11:15 बज रहे थे जब मैंने ये किया, और ये अपनी निजी क्लिनिक में अपने टाइम देते हैं, वहाँ आम जनता मरती रहती है और ये स्टेटमेंट दे के फर्जी स्टेटमेंट जनता को गुमराह कर दे। और अब बात कर लेते हैं सिंगरौली की। सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 39 के निर्माण में लगातार आ रही रुकावटों के बीच सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मुख्य सड़क पर बाधा निवारण हवन कर दिया। इस दौरान उनके साथ राज्य की प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री राधा सिंह मौजूद थी। बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। खास बात क्या थी पता है? खास बात यह थी कि डॉक्टर राजेश सिंह सीधी से बीजेपी सांसद हैं और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी उन्हें सड़क निर्माण के लिए हवन करना पड़ा, आहुति डालनी पड़ी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी उस सड़क को बना ही नहीं रहा था। तो राजेश मिश्रा को वो लगा कि अगर वो इस सड़क पर हवन करेंगे, इसका जो धुआं उठेगा शायद उससे असर पड़ेगा। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के बाद चल रहे रन फॉर यूनिटी और सीधी सिंगरौली पदयात्रा के दौरान इस मार्ग से गुजरते हुए अनुष्ठान कर रहे थे। अब बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की अगर माने तो NH 39 के निर्माण में ठेकेदारों की बहुत लापरवाही रही, कार्रवाई हुई नहीं, टेंडर प्रक्रिया में लगातार समस्याएं आ रही, लिहाजा यह हवन इन बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि प्रदेश से लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर और सीधी तक सिंगरौली तक तमाम अधिकारियों के सामने वो बोल चुके हैं, नतमस्तक हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको लगा कि अगर हवन किया जाएगा और हवन करने में आहुति डाली जाएगी, उससे वो धुआं उठेगा, चाहे वो धुआं मीडिया में उठे या राजनीति के तौर पर हो, तो शायद उस धुएं से आंखें जलेंगी, और आंखें जलेंगी, आंखों से पानी आएगा, तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन जो हवन कर दिया वो बड़ा दूर तक असर करेगा, क्योंकि जो प्रदेश की सड़कों की स्थिति है, देश की सड़कों की स्थिति है, दावा कुछ और किया जा रहा था। अब देखिए, संसद के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा कहां के सांसद हैं? सीधी सिंगरौली के। और संसद में ही जो नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने क्या कहा था? चूंकि यह हवन हुआ इसलिए हमें याद आ गया, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा।
ये वचन देते। नहीं, हमारा टेंडर पास हो गया, टेंडर खुलने वाला है, इसलिए हवन हुआ है। हम लोग खुशी के मारे, हम लोग सनातनी लोग हैं और जैसा कहते हैं कि हम बदे थे कि जो हमारा टेंडर हो जाएगा, टेंडर हमारा जल्दी हो गया और हम इसीलिए हवन पूजन किए हैं। थोड़ा सा सरकार, हमारी सरकार अगर ऐसा न होता तो भी 450 करोड़ का टेंडर किया उस रोड में, तो लगभग कितना पैसा अब तक हमारा लग गया, हजारों करोड़ रुपए लग गया, नहीं बन पाई है। ठेकेदारों की गलती है, ठेकेदार नहीं बनाए, उसको उनसे वसूला जा रहा है। कहीं नहीं है, सब बहुत सकारात्मक है, कोई विरोध नहीं है। को एकात्म करने के लिए दिन रात मेहनत करके और 560 लगभग रियासतों सल्तनतों को जोड़ करके आज भारत का वर्तमान स्वरूप है, वो हमारी एकता दृढ़ रहे, सुनिश्चित रहे, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। 2024 का जिक्र नितिन गडकरी कर रहे थे और यहां पर सांसद जी हवन कर रहे हैं। सड़कों की स्थिति क्या है ये सबको बताएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विदिशा रायसेन लोकसभा की। कार्तिकेय सिंह चौहान जो कि प्रदेश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं और बेटे हैं, तो अब कई सारे सवाल एक कार्यक्रम को लेकर उठ रहे हैं और वो कार्यक्रम है सांसद खेल महोत्सव। सांसद खेल महोत्सव के जरिए क्या कार्तिकेय सिंह चौहान को लॉन्च करने की तैयारी थी? सांसद खेल महोत्सव के निमंत्रण पत्र पर कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम छपा था। निमंत्रण पत्र में कार्तिकेय सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मैं आपको बता दूं कि सांसद खेल महोत्सव में, जो कि विदिशा में आयोजन किया जाना था, लोकसभा विदिशा रायसेन था, उसमें आयोजन किया जाना था। उसका उद्देश्य था फिटनेस को बढ़ावा देना, परंपरागत खेलों का प्रोत्साहन करना, स्थानीय प्रतिभा की पहचान करना, फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत करना। उसमें जो कार्यक्रम आयोजित होने वाले थे, जिसमें कबड्डी है, क्रिकेट है, तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित होने वाले थे। बहुत सारे कार्यक्रमों में जो प्रतियोगिता के जो संसदीय क्षेत्र जो स्तरीय खेल कार्यक्रम थे, महोत्सव थे, उसकी कमेटी बनाई गई थी। उस पूरी समिति की जो प्रमुख भूमिका निभा रहे थे वो कार्तिकेय सिंह चौहान निभा रहे थे। बाकायदा निमंत्रण पत्र में इस बात का जिक्र है। और भी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं वो संसदीय क्षेत्र की तमाम समितियां, चाहे वो गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी हो, उसमें कार्तिकेय सिंह चौहान सबसे ऊपर थे। जिला स्तरीय खेल आयोजन समिति हो, उसमें कार्तिकेय सिंह चौहान सबसे ऊपर थे। विधानसभा स्तरीय खेल समिति हो, उसमें प्रमुख भूमिका में थे। कई सारी समितियां में थे जिसमें कार्तिकेय सिंह चौहान थे। और यही कारण था कि ऐसा लग रहा था कि लोगों को कि कार्तिकेय सिंह चौहान की लॉन्चिंग करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि जो खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उसे लेकर एक पत्र भी लिखा गया था 20 तारीख को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि 30 तारीख को ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, आप इसमें शामिल हों, लेकिन आप नहीं आ पाए। केंद्रीय मंत्रियों की बहुत सारी व्यस्तता होती है, वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये सांसद खेल महोत्सव था। इस सांसद खेल महोत्सव में बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कार्तिकेय सिंह चौहान इसकी पूरी रूपरेखा बना रहे थे। कपिल देव को इसमें आमंत्रित किया गया था। कार्तिकेय सिंह चौहान मेहनती हैं, ऊर्जावान हैं और वो काफी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। लेकिन अक्सर जब चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, प्रचार में वो देखे जाते हैं। लेकिन पहली बार वो इस तरीके से सरकारी कार्यक्रमों में खुलकर उनको बागडोर दी गई। अब इस बात का किसी को बुरा लग गया, बुरा लगा तो शिकायत दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली शिकायत लगी कि साहब ये तो परिवारवाद हो रहा है, पुत्र को लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है, सरकारी कार्यक्रमों में लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है, शिवराज सिंह चौहान इसकी पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। पार्टी आलाकमान के पास ये जानकारी पहुंच गई। पार्टी आलाकमान ने कहीं पर किसी जगह पर सवाल जवाब कर लिए बुलाकर माननीय से, और सवाल जवाब जब हो गए तो यकीन मानिए उस कार्यक्रम के मंच से, जिस मंच पर बागडोर कार्तिकेय सिंह चौहान को संभालनी थी, उस मंच से कार्तिकेय गायब हो गए, क्योंकि शिकायत हो गई थी। और पार्टी आलाकमान ने, दिल्ली ने शिकायत को बड़ी गंभीरता से लिया। आप समझिए, बहुत से लोगों को बुरा लगा, शिकायत की गई, दिल्ली आलाकमान ने इसे गंभीरता से लिया और कार्तिकेय सिंह चौहान इस कार्यक्रम से, जिस कार्यक्रम की रूपरेखा किसी और ने नहीं बल्कि कार्तिकेय सिंह चौहान ने ली थी, और मंच पर वो, चूंकि वो भाषण में भी अपनी वाक्पटुता में काफी माहिर माने जाते हैं, तो लिहाजा जिस मंच को संभालना था कार्तिकेय सिंह चौहान को, उस मंच से वो गायब हो गए। आजकल कार्तिकेय सिंह चौहान बुझे बुझे से हैं
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन पार्टी फिलहाल परिवारवाद को ज़्यादा महत्व नहीं दे रही है। पुत्रों की लॉन्चिंग को लेकर वो बहुत सख्त है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो गया। अंदर की जानकारी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।